हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी की क्लास 11th की हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर फर्स्ट। इस चैप्टर में हमें प्रारंभिक मानव के बारे में के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आए, उसका क्या क्रमिक विकास रहा, उसने रहने, जीने, खाने इत्यादि के बारे में कैसे सीखा, उसके संपूर्ण प्रक्रिया क्या रही। प्रारंभिक मानव से लेके आधुनिक मानव तक का इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर में। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम। आज से 56 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। अर्थात 56 लाख वर्ष पूर्व जिन प्राणियों का उत्पत्ति हुई उन्हें हम मानव कह सकते हैं। आज जिन्हें हम आधुनिक मानव कहते हैं, वैसे लोग लगभग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। यानी 1,60,000 पहले से उससे पहले जो मानव थे उन्हें हम आधुनिक मानव नहीं कहते हैं, प्रारंभिक मानव कहते हैं। लगभग 8,000 साल ईसा पूर्व तक यह मानव जानवरों को मारकर, मरे प्राणियों के मांस निकालकर, पेड़ पौधों के से कंदमूल, फल एवं बीज आदि इकट्ठे कर अपना पेट भरते रहे। आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के कई तरीके जुटा लिए। आप सभी जानते ही हैं कि कृषि के खोज होने से पहले जो मानव थे या जानवर थे वह एक दूसरे को मारकर खाते थे, फल फ्रूट्स इत्यादि खाते थे। इसके बाद धीरे धीरे 8,000 साल पूर्व पहले कृषि की उत्पत्ति हुई, कृषि की खोज की गई, कृषि की जाने लगी। उससे पहले मानव कंदमूल, फल, बीज इत्यादि इकट्ठे कर ही मांस मारकर ही खाता था। आइए अब हम पढ़ते मानव के क्रमिक विकास की कहानी। आधुनिक मानव के पूर्वज कौन थे? मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। इस समय एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों के प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ। स्तनपायी का अर्थात आप जानते हैं जो अपने बच्चों को स्तन से दूध पिलाते हैं, उन्हें स्तनपायी कहा जाता है। तो ऐसे प्राणियों को प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ। इसके बाद लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनॉइड कहते हैं। इस उपसमूह में वानर यानी एप जिन्हें हम वनमानुष कहते हैं शामिल थे। फिर इसके बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। होमिनिड वर्ग होमिनॉइड उपसमूह से ही विकसित थे, अर्थात इसी का एक उपसमूह था। उनमें कई समानताएं पाई जाती हैं परंतु कुछ बड़े अंतर भी थे। आइए हम उन अंतरों को देखते हैं। होमिनॉइड का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता है। होमिनॉइड चौपाए थे अर्थात 4 पैरों पर चलते थे। इसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे। 2 प्रकार के साक्ष्यों से यह पता चलता है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। वह कौन कौन से साक्ष्य थे? अफ्रीकी वानरों, पहला साक्ष्य यह था कि अफ्रीकी वानरों का समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था, इसलिए हम मानते हैं कि इनका अफ्रीका में ही उद्भव हुआ। दूसरा साक्ष्य यह है कि सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है, इसलिए इसको भी अफ्रीका में उद्भव माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं है, इसलिए इसको माना जाता है कि जो होमिनिड हैं वह अफ्रीका में ही उनका उद्भव हुआ है। होमिनिडेई नामक परिवार, इस परिवार में सभी रूपों के मानव शामिल थे, अर्थात जहाँ पर सभी मानव शामिल होते हैं उसे होमिनिडेई कहा जाता है। होमिनिड समूह की विशेषताएं क्या थीं? मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता थी, 2 पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वह औजार बना सकते थे और उसका उपयोग कर सकते थे। आइए हम देखते हैं कि होमिनिड कौन थे। होमिनाइड बंदरों से कई तरह से भिन्न होते थे। उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता था और उनकी पूंछ नहीं होती थी। ध्यान रखने वाली बात है, उनकी पूंछ नहीं होती थी। होमिनिडों के विकास और निर्भरता की अवधि भी अधिक होती थी। आइए अब आगे देखते हैं। होमिनिडों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर कई प्रजातियां हैं और होमो के भी अंदर कई प्रजातियां हैं।
परंतु इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, हम अंतर के बारे में पढ़ते हैं। जो ऑस्ट्रोलोपिथिकस थे उनका मस्तिष्क का आकार बड़ा होता था, जबकि होमो का मस्तिष्क का आकार छोटा होता था। जो ऑस्ट्रोलोपिथिकस थे उनके जबड़े अधिक भारी होते थे, परंतु जो होमो थे उनका अपेक्षाकृत छोटे एवं हल्के जबड़े होते थे। ऑस्ट्रोलोपिथिकस के दांत भी ज़्यादा बड़े होते थे, परंतु होमो के अपेक्षाकृत छोटे दांत होते थे। आदिकालीन मानवों के अवशेषों को भिन्न भिन्न उपप्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। इन वर्गीकरण करने के क्या आधार थे? इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया है। उदाहरण के लिए प्रारंभिक मानव की प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ आया हो चैप्टर, और कल या अगले पार्ट में हम सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और जल्द ही आपके सामने पार्ट 2 पेश होगा। धन्यवाद, और सभी से निवेदन है कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें।